अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ई कैट 2015 पेपर है उसका। यहाँ पर जो हमने डिस्कस करना है इसके अंदर देखेंगे हम ऐसे कौन से कंसेप्ट थे जो यूईटी ने पूछे थे हमसे और वो हमें आने चाहिए थे। उसके अलावा कि क्या एक एमसीक्यूज हमेशा जो है 4 आपको कंसेप्ट देखे जाता है, बल्कि 5 कंसेप्ट, एक उसकी स्टेटमेंट और 4 उसके ऑप्शन। एमसीक्यू सॉल्व करने का मेथड क्या है? एमसीक्यू सॉल्व करने का मेथड जो है, हमें से अक्सर जो स्टूडेंट है या तो वो स्टेटमेंट के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा देते हैं या ऑप्शन के ऊपर। तो होना ये चाहिए कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो ऑप्शन के ऊपर हाथ रख के आपके जो जहन में आए, क्योंकि एमसीक्यूज की डिफरेंट टाइप्स हैं। हर एमसीक्यूज मेमोरी बेस्ड नहीं होता कि आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ आपको सोचने पड़ते हैं, कुछ आपको लिखने पड़ते हैं, कुछ आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, कुछ आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो उन्हीं एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम कोशिश करेंगे स्टेटमेंट 2 दफ़ा पढ़ें ताकि उसमें से कीवर्ड जो है उसको हाईलाइट कर लें। कीवर्ड को जब हम बच्चे हाईलाइट कर लेंगे तो हमारे लिए एमसीक्यूज आसान हो जाएगा। ये पहला एमसीक्यूज है, द थर्मिस्टर विद नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट is placed in a furnace। ठीक है, when temperature of furnace increases। यहाँ पर 2 वर्ड यूज किए गए हैं। एक तो उसने बताया कि ये थर्मिस्टर, थर्मिस्टर के साथ में ये भी बता दिया कि उसने नेगेटिव टेम्परेचर इसका कोफिशिएंट है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, वो भी नेगेटिव है। तो ये जो कीवर्ड यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट है कि जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें पता है उसमें क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये हमें सामने नजर आ रहा था, तो इसका की पॉइंट नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, reception of particular radio station selected by tuning the tuning knob of radio tuning the tuning knob changes। अच्छा, ट्यूनिंग नॉब चेंजेस ये हमें पहले स्टेटमेंट में नजर आ गया तो दूसरी दफा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमने कोशिश करनी है स्टेटमेंट 2 दफा, ठीक है, अगर ना मिल रहा। ट्यूनिंग नॉब क्या चेंज करती है? यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ इज इक्वल टू 2 पाई 1/2 पाई एल सी। या तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लाने के लिए इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है। तो वाई कैपेसिटेंस, रेडियो के लिए कैपेसिटेंस क्यों? क्योंकि कैपेसिटर वेरिएबल आसानी से मिल जाता है, अवेलेबल है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मल्टीपल रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें अलॉट करता है। हम फ्रीक्वेंसीज जो है इसे ज़्यादा चेंज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू इंडक्टर। इंडक्टर को वेरी करना बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर जब हमारी सिलेक्शन जो होगी वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी या रेडियो हमने यूज़ करना होगा, उसमें ट्यूनिंग कर रहे होंगे, तो हम ऑलवेज जो चेंज कर रहे होंगे दैट विल बी द कैपेसिटेंस अदर देन द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो है वो कांस्टेंट रख देंगे और सिर्फ अपनी सी को चेंज करेंगे। तो ये हमारी बुक की भी लाइन है और कंसेप्ट भी एक्चुअली ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, एसी वोल्टेज इज पास थ्रू सिंगल डायोड। एसी voltage is passed through single diode rectifier। The output of the bridge rectifier is अब ये स्टेटमेंट इटसेल्फ कंफ्यूजिंग है। ठीक है, उसने कहा है कि सिंगल डायोड से गुजरी है तो आउटपुट ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर इज, दैट इज एक्चुअली स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ब्रिज अगर हमने कह दिया तो ये तो फुल वेव ब्रिज बनता होता है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन जो है ये एक एमसीक्यूज ऐसा है जो रॉन्ग एमसीक्यूज है, इसको सी ही लिखना चाहिए था। अब या जो मेरे पास डाटा आया ये वहाँ पर रॉन्ग है। अगर बच्चे ये था कि हाँ एक ही सिंगल डायोड से गुजरना है, सिंगल डायोड से यहाँ से गुजरेगा तो भाई क्या होगा, जो इसकी जो है सिंगल डायोड से जब गुजरेगा तो हाफ वेव डीसी वोल्टेज आएंगे, हाफ वेव। कुछ लोग कहते हैं डीसी नहीं होते, ये एसी है। भाई ये इसके अंदर रिपल है, ये रिपल वाला डीसी है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसमें कैपेसिटर लगाना पड़ेगा इसे स्मूथ करने के लिए। अब ये जो डबल फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा, तो ये कहीं पर कई लोगों ने इसको टिक किया हुआ है, वो ड्यू टू द ब्रिज रेक्टिफायर, कि ब्रिज रेक्टिफायर की वजह से किया हुआ है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में जब होगा तो वहाँ पर क्या होता है, जो आउटपुट हमारी आती है वो रिपल उसके अंदर होते हैं और वो क्या होता है उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। लेकिन जब सिंगल डायोड अगर यूज हुआ हो, अगर स्टेटमेंट में सिंगल डायोड वर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, एफ इनपुट इज इक्वल टू एफ आउटपुट। और ये अब आपने आप खुद ही बैठ के सोचना है। मैं एक यहाँ आपके सामने छोटी सी वेव फॉर्म ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको पहले भी याद है कि ये भाई आपकी इनपुट थी,
ये आपकी इनपुट थी और ये आपकी जो है आउटपुट आ गई है। अब देखिए ये वाली वेव आ जाएगी और ये वाला पोर्शन जो नेक्स्ट था ये क्लिप हो जाएगा, फिर इसके बाद शुरू होगी। तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा टाइम पीरियड इज सेम, फ्रीक्वेंसी इज सेम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी बजाय फुल वेव बना दूं तो फ्रीक्वेंसी आउटपुट की डबल कैसे हो जाएगी वो आपको पता होना चाहिए। दिस वन एंड दिस वन। अब ये देखें यहाँ पर टाइम पीरियड ये हाफ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी विल बी डबल, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा खुद बैठ के सोचना है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ और देखते हैं कि वो हमें क्या कंसेप्ट सिखाता है। In amplitude modulation, that is AM, the amplitude of carrier wave changes proportion to the in amplitude modulation AM है। और यहाँ पर बच्चे हमने क्या देखना है, ये हमारा कीवर्ड है AM के। AM को देखें तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, जो कैरियर वेव चेंज हो रही है, कैरियर वेव चेंजेस प्रोपोर्शन टू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही होती है। AM के अंदर क्या हो रहा होता है, AM के अंदर हमारी जैसे जैसे हमारा मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होता है, हमारा कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होता है। जैसे जैसे हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल एम नॉट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वैसे वैसे हमारा क्या चेंज हो रहा होता है, कैरियर का जो है हमारी कैरियर वेव जो है उसकी एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होता है। बट इन एफएम के अंदर क्या हो रहा होता है बच्चे, जैसे जैसे हमारा एम्पलीट्यूड, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होता है एम का, वैसे वैसे हमारी कैरियर वेव जो है, हमारी कैरियर वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है। हमारी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल जैसे चेंज होता है वैसे वैसे हमारी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होता है। ऑप्शन नंबर दैट इज ए। एज द वाटर फॉल्स फ्रॉम द टैप द क्रॉस सेक्शन एरिया, आपको नजर आ रहा है कि वाटर फॉल कर रहा है। यहाँ ऑप्शन है हमारे पास बर्नौलीज, वेंचुरी एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर आप देखें बर्नौलीज डील कर रहा है विद एनर्जी के साथ, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जीज को डील कर रहा है। वेंचुरी रिलेशन यहाँ पर स्पीड और प्रेशर का रिलेशन बता रहा है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऐसी है जो कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बता रही है। और ये एमसीक्यूज ऐसा है जो लगातार 3 से 4 साल आया है। तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2, यहाँ से कोई क्वेश्चन लाजमी आएगा, ये नहीं आया तो इनका कोई न्यूमेरिकल लाजमी आ जाएगा। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले एमसीक्यूज की तरफ और देखते हैं कि वो हमें क्या कंसेप्ट सिखाता है। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज, अब यहाँ पर डेंसिटी डिस्कस की जा रही है। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 16 टाइम दैट द हाइड्रोजन, देयरफॉर द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज x। अगर स्पीड हाइड्रोजन की x है तो ऑक्सीजन की क्या होगी, आपको पता है वेलोसिटी का फार्मूला। अगर फार्मूला नहीं आता होगा तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डेंसिटी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, हायर द डेंसिटी लोअर विल बी स्पीड। तो यहाँ पर आ जाए ग्रेटर देन एक्स, नॉट द सेम, नो लेस देन एक्स, दैट इज सी। ऑप्शन सी। डेल्टा क्या कह रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ ये एक और फैक्टर है, ये अलहदा है, ठीक है। इसके चेंज करने से आपको पता है क्या होता है, अगर सिर्फ आप प्रेशर चेंज करें तो डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो प्रेशर को चेंज करने से वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। तो ऑप्शन सी ये इसके अंदर मेजर कंसेप्ट है जो बार बार चेंज करके पूछा जाता है। इसके बाद है हमारे पास अ पुलिस मोटरसाइकिल इज रनिंग, इसकी स्पीड बताई हुई है। ये है 140 किलोमीटर पर आवर, साउंड अ सायरन ऑफ 10 हर्ट्ज, साउंड अ सायरन ऑफ 10 हर्ट्ज while chasing a car of 150 किलोमीटर पर आवर, द apparent frequency heard by the car driver। अब इसके अंदर क्या है, ये जी हमारा एक मोटरसाइकिल है 140 पे चल रहा है और इससे आगे जो है एक गाड़ी है जो नुकसान पहुंचा के जा रही है, 150 के साथ जा रही है। आप देखें जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अब यहाँ पर कोई खास फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इनका डिस्टेंस बढ़ेगा। आपको पता है जब डिस्टेंस बढ़ता है तो एक्चुअली वेवलेंथ बढ़ रही होती है, वेवलेंथ बढ़ रही होती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इसको जो एक्चुअली मिलेगा वो लेस देन द 10 हर्ट्ज उसको सुनाई देगी। ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज भी नहीं, द सायरन विल नॉट हर्ट भी नहीं, इक्वल टू 10 हर्ट्ज भी नहीं। इक्वल टू 10 हर्ट्ज कब होती, जब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती, ठीक है।
अगर ग्रेटर देन कब होती है, अगर मैं इसको कर दूं 150 बच्चे, इसको 150 कर दूं, आगे वाले को 140 कर दूं, तो पीछे वाला तेज आ रहा है। अब क्या होगा, अब क्योंकि इनका डिस्टेंस जो है टाइम के साथ कम हो रहा है, जब वेवलेंथ कम हो रही होगी, वेवलेंथ टाइम के साथ साथ कम हो रही होगी, तो फ्रीक्वेंसी उस टाइम क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज। जब फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी जैसे जैसे इनका डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा, वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो यहाँ आंसर है लेस देन 10 हर्ट्ज। ये किलो लगा हुआ था तो वो सही ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कैसे कि नैंड गेट है, नैंड गेट को जब आप मिला दें, नैंड गेट को जब आप दोनों इनपुट मिला दें तो ये नॉट बन जाता है। ये इसकी नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है। नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है, वो कोई भी गेट बन जाते हैं। अब ये आप एक्स ले रही हैं और पूछती हैं वाई। वाई हमारी जो होती है, ये हमारी है एक्चुअली, वाई को हम लिखते होते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स इनपुट के अकॉर्डिंग, और एक्स का हम क्या ले रहे हैं, नोट। एक्स का नोट जो आ रहा है, ये एक्स जो आ रही है इसको नोट हो रहा है। एक्चुअली एक्स जो है इस वक्त नैंड नहीं है, इस वक्त ये नोट बन रहा है। तो इसका ऑप्शन बनेगा y इज इक्वल टू एक्स नॉट सी। और आपसे अगर कोई पूछे y नॉट b, क्योंकि डेल्टा भी तो ऑप्शन है बोथ b एंड c, तो फिर क्या रीजन है, तो इसकी आपने आउटपुट की जो इन्वर्जन इनपुट के बराबर नहीं आती। ठीक है, तरीकेकार यही है, और लिखने का मेथड यही है, और इसका कंसेप्ट यही है कि आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स बार, जो चीज़ इनपुट से आ रही है उसका आप इन्वर्ट कर रहे हैं, ना कि आप अपनी आउटपुट को इन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वेंशन इसका ये है। ये भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रही थी, लेकिन इसने बच्चों को परेशान किया। यू हैव 20 अवेलेबल, आपकी कोई लैब के अंदर है, वो 20 अवेलेबल है और 15 एच है। हर एक की इंडक्टेंस जो है वो किसके बराबर है, 15 हेनरी है। और ये क्या है, आपके लैब के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आपसे वो पूछता है कि बताओ भाई कि आपने 1 हेनरी बनाना है, तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर है 15 आप पैरेलल में लें, 15 सीरीज में लें, 20 पैरेलल में लें, 20 सीरीज में लें। आपको पता है इंडक्टर जो है वो कैपेसिटर की तरह, इंडक्टर जो है वो रेजिस्टर की तरह ऐड होते हैं। इनका अगर मैंने लेना होगा इक्विवेलेंट, तो R बाय N जैसे होता था, यहाँ L बाय N हो जाएगा। अगर मैं 15 को उसी के नंबर 15 के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है, मेरे पास आंसर आ जाता है दैट इज 1। और अगर मैं 20 के साथ करता हूँ, यानी 20 लिए हैं, 20 एल, मेरी एल तो एक ही जो है वो 15 है, 15 डिवाइडेड बाई 20, और जब पैरेलल इसका कॉम्बिनेशन बनाता हूँ तो लेस देन 1 आता है। ये मेरा लेस देन 1 आता है। अब आप इसमें, उसने लाजमी तो नहीं कहा कि यूज ऑल, उसने ये नहीं कहा कि आप सारे ही यूज करें, तो आप 5 छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो वो जब अगर कहीं मेंशन कर दे कि बाय यूजिंग ऑल, तो फिर तो है, अब आपके पास है, आप 5 को छोड़ के देंगे और 15 को पैरेलल में यूज कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 इंडक्टर इन पैरेलल। तो इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन बच्चों ने क्योंकि भाई उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि सबको ही यूज करो, सबको ही यूज करने के तहत उनका 20 को करना है, तो अक्सर बच्चे 20 इन पैरेलल लगाए, आप छोड़ भी सकते हैं। तो 15 इन पैरेलल, ये जी आपका 15 इंडक्टर इन पैरेलल। ये दो ऑप्शन एक गलत आ गई हैं, 15 इंडक्टर इन सीरीज एंड 15 इंडक्टर इन पैरेलल। ये इसमें से दो ऑप्शन थी, आपने इसको पिक करना है। अच्छा, ये भी जो क्वेश्चन है इसने काफी लोगों को तंग किया, बच्चे परेशान हुए। तो ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या है भाई, आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों साइड पे एक ही फार्मूला रहता है, बेशक सीरीज हो बेशक पैरेलल हो। अगर आप यहाँ गौर से देखें, 2 पाई अंडर रूट एल सी, यहाँ पर सारे अंडर रूट भी सेम है, यहाँ पर एल भी सेम है, सिर्फ सी का डिफरेंस आ रहा है। और सी का डिफरेंस क्या आ रहा है, सी, क्योंकि अब दोनों साइड पे ही अंडर रूट है, दोनों साइड पे ही अंडर रूट है, तो अंडर रूट भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई भी फर्क नहीं करेगा, एल भी फर्क नहीं करेगा। तो जी कितने टाइम्स का फर्क आ रहा है, 10 टाइम्स। तो यहाँ 10 टाइम्स का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वो इनका आंसर बन जाएगा। तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि इसके अंदर क्या है। हाँ, अगर आपके पास एफ और एक्स, यहाँ पर ये जो फर्क आ रहा है ये डिवीजन में आ रहा है 0.01। अगर ये 0.1 होता तो फिर हम इस ऑप्शन को सोचते। अब यहाँ पर उस साल जो है
2015 में ये डिसाइड किया गया, तो ये एमसीक्यूज गलत है कि एफ वाई इज इक्वल टू 10 एफ एक्स के बराबर होना चाहिए था। तो इसको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया गया, लेकिन इसके अंदर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने इसको सॉल्व करके देख लेना। A transformer has 100 turns on the input side, 500 turns on the output side. If RMS value of inputs are 200 205 volt respectively, the output power, आपको पता है input power is equal to output power। इसको बड़े आराम से तरीके से भी किया जा सकता है, कोई इसमें नंबर ऑफ टर्न लेने का कोई मकसद ही नहीं है। इनपुट का जब आप देखते हैं यहाँ पर 5 0 0 5 10 0 1 5 1100, तो 1100 वाट इसका आंसर है। तो ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन भी बड़ा आसान है, इसके ऊपर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर फॉर डीलिंग एन आइडियल ट्रांसफार्मर। जब इसने मेंशन नहीं किया तो हम अज्यूम करेंगे कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। व्हेन यू ड्रॉप अ बॉल इट एक्सीलरेट एट 9.8, इफ यू इंस्टेड थ्रो इट डाउनवर्ड, यानी एक आपने बॉल है आपने छोड़ी है तो वो क्या है जी, वो 9.8 से आई है। अगर आपने उसको नीचे फेंका फिर क्या होगा, कि आपने उसको थ्रो किया है तो क्या होगा उसमें, यू हैड अज्यूम नो एयर रेजिस्टेंस करते हैं आप, तो फिर क्या होगा 9.8 आनी चाहिए, लेस देन 9.8 आनी चाहिए, मोर देन 9.8 आनी चाहिए। उसकी एक्सीलरेशन को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन स्पीड होना चाहिए इसका आंसर आएगा 9.8, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि आपने एयर की रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया। बेशक आप उसको फेंकें या जो मर्जी करें, उसने जिस एक्सीलरेशन से आना वो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी ही होगी, आप जो मर्जी कर लें, ठीक है। अच्छा, ये एक एमसीक्यूज है। ट्रक ऑफ मैस 500 किलोग्राम आर बोथ ट्रेवलिंग at a speed of 36 kilometer per, assume that time required to stop the truck in 10 seconds is x newton and the force required to stop the car is यहाँ पर एक चीज जो मिस है वो मैस ऑफ द कार है। तो इसके अंदर कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर बच्चे क्या लगा हुआ है, ये आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं है। दोनों के फोर्सेस आपने निकाल लेने हैं इम्पल्स के तहत जो है, या वो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स है, या आप उसके अकॉर्डिंग जो है निकाल लेंगे। जब आप इनके अकॉर्डिंग उसको निकाल लेंगे तो आप इनके फोर्स का जो डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट में एक चीज़ उन्होंने मिस कर दी है, तो स्टेटमेंट में या तो जिन्होंने क्वेश्चन यहाँ से पिक किया है उन्होंने किया है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी, या आप एक F1 कहें उसे F2 कहें, ये डिफरेंट आ जाएगा। मैस ऑफ कार इज अननोन, और ये जाहिर बात है कि यहाँ पर जिन्होंने क्वेश्चन ये नोट किया है, नोट डाउन किया है, उन्होंने यहाँ पर इसको रॉन्ग कर दिया। इसका ऑप्शन जो है वहाँ पर सी लगा हुआ था, और ये आप क्वेश्चन से नोट कर लीजिएगा। कई लोगों ने इसको सॉल्व करके अपलोड किए हैं, और कहीं यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो लोगों ने गलत करके लगा दिए हैं, क्योंकि उसे की से बिल्कुल मैच नहीं किया। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ टाइट वायर, जो आपने इसको बड़े गौर से समझना है, इसको क्लैम्प किया हुआ है, दोनों साइड पे क्या बनेगा, टाइट वायर है, बंधी हुई है, दोनों साइड पे बनता है नॉट, और जब आपके दोनों साइडों पे बनेगा नॉट तो जाहिर बात है कि आपके जहाँ से आप प्लग करते हैं कहीं पर बनेगा बीच में एंटी नॉट। तो उसने पूछने की कोशिश की है कि बताएं भाई इसकी जो है व्हाट आर द 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस ऑन द वाइब्रेटिंग वायर। आपको पता है कि यहाँ से एक नोड, अगर मैं कहता हूँ एक नोड है और ये दूसरा नोड है, कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड विल बी लैम्डा बाय 2, हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होगी, ये एल के बराबर। यहाँ पर जो पहली वेवलेंथ आती है वो किसके बराबर आ जाती है, दैट इज 2L के बराबर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इफ L is 2m then highest wavelength will be 4m। तो इसके अंदर दो ऑप्शन हमारे पास बन गए, दैट इज B एंड C। अब देखना है कि B ठीक है या C ठीक है। तो जो हमारे पास जो दूसरी वेवलेंथ आएगी वो इसके अंदर क्या आएगी, कि अगर हम अज्यूम कर लेते हैं बीच में जो है
ये जो है इज इक्वल टू आ गया 1 वेवलेंथ के बराबर। और ये 1 वेवलेंथ के बराबर कब आएगा, जब आप इसको क्या करेंगे, व्हेन यू हैव दिस, एक और सेंटर में एक और आया एंटी नोड और एक और एंटी नोड, ये जी हमारे पास आ गए हैं। दिस इज नोड, एक सेंटर में एक नोड एक्स्ट्रा आ गया। अब हमारे पास जो ये है L इज इक्वल टू लेमडा बन गई है। अब हमारे पास L जो है वो किसके बराबर है, लेमडा के। तो 4m और 2m, इस वक्त भी ऑप्शन जो है B और C दोनों पैरेलल चल रही हैं। ऑप्शन C को हमने देखना है कि ऑप्शन C क्या होगी। एक और अगर हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा लें, एक और हम अपना अगर नोड इंट्रोड्यूस करा लें, तो यहाँ पर एक और नोड इंट्रोड्यूस करा लें तो हमारे पास क्या बनती है, इस वक्त हमारे पास बन जाती है L इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारे पास वेवलेंथ बनती है, वेवलेंथ बनती है 3 लैम्डा बाय 2। ये हमारे पास लेंथ बनती है इसकी, सॉरी वेवलेंथ नहीं, ये हमारे पास लेंथ बनती है। लेंथ कैसे 3 लैम्डा बाय 2 बनती है, यहाँ से लेके लैम्डा बाय 2, ये एक लैम्डा बाय 2। आपको तफसील से इसलिए समझा रहा हूँ कि आप बाद में से मिस्टेक ना करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 2 इन सारों को ऐड करें तो आपके पास बनता है 3 लैम्डा बाय 2। यहाँ से अगर आप लैम्डा निकालें तो आपके पास हो जाएगा 3 बाय 2 और 2 बाय 3। इसको जब चेंज करेंगे आप इसको, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई और ये नीचे आके डिवाइड, दैट इज 2 बाय 3। और ये 2 बाय 3 L जो है ये हमारा बनता है, L की जगह जब आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा दैट इज 4। और ये 4 बाय 3 जो है आपका, ये एक्चुअली क्या होगा 1.33। और ऑप्शन आपके पास आ गया बी। अब आपने यहाँ पर देखना है कि अगर एक ओपन ऑर्गन पाइप था और एक क्लोज ऑर्गन पाइप था, उसके अंदर हाईएस्ट क्या बनेंगी आपके पास, उसकी लेंथ आपको दे देता है। लेंथ में आपको यहाँ पर बता दूँ, उसकी लेंथ अगर 2 मीटर है, ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होगा, ये आपसे पूछ सकता है, ये पेपर के अंदर आ सकता है। आप इन दोनों को भी कर लीजिएगा, ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप में स्टेशनरी वेव बन रही है। अच्छा, इसके बाद जो वेव आएगी ना, इसके बाद जो वेव आएगी वो उससे भी छोटी होगी। तो ये फिर ऐसा वेव छोटी होती जा रही है, और एक नोड इंट्रोड्यूस करा लें बीच में, तो फिर क्या होगा, उसकी हो जाएगी हमारे पास 2L, L इज इक्वल टू, सॉरी L इज इक्वल टू हमारी लेंथ हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 2 लैम्डा, 2 लैम्डा। और यहाँ से जो है हमारे पास वेव लेंथ आ जाएगी वो L बाई 2 के बराबर आ जाएगी। ऐसा ऐसा ये क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो लॉन्गेस्ट इसकी पहली 3 ही रहेंगी। ठीक है, इसी तरह आपने ऑर्गन पाइप की भी निकाल के देख लेनी है, तो आपको ये कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि हम इसको जल्दी से खत्म करें। When using optical fiber in data communication, the angle of incident, the light अच्छा, ये जो है आपकी ग्लास के अंदर जा रही है, उसका क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर आप ये यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंगल जो होना चाहिए लेस देन क्रिटिकल एंगल, लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपको पता है कि वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कौन सा होता है, वो एंगल जिसमें जो है लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं करती, वहाँ रिफ्रैक्शन उसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बेंड अवे नॉर्मल होती होती अवे फ्रॉम नॉर्मल होती होती कहाँ है, पैरेलल आ जाती है, और पैरेलल आ जाती है सारी लाइट। उसके बाद जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन द क्रिटिकल आंसर, क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में जो फिनोमिना हो रहा है दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका आंसर है हमारे पास सी। कंसिडर टू स्फीयर है हमारे पास ए एंड बी इन रेडाई, आर ए एंड आर बी बोथ जो है वो है concentric with point charge q. If ra greater than rb, then total flux normally through the surface. अब ये देखिए आपके पास है अकॉर्डिंग टू द फ्लक्स, आपके पास जो है गाजेस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल टू आपका वो किसके बराबर है, वो है आपके पास 1/एप्सिलॉन और क्यू के बराबर। अब चार्ज देखें किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका एरिया जो है, जिसका रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा, उसका जो है चार्ज जो है सरफेस के ऊपर, अगर वो दोनों को सेंटर के ऊपर रखा हुआ है, दोनों के चार्ज सेंटर के ऊपर हैं, तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका चार्ज सेंटर के ऊपर कम आ रहा होगा। तो यहाँ पर आंसर आता है द फ्लक्स सरफेस बी शुड बी ग्रेटर। रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके अंदर कंसेप्ट है। आप इसको इन डिटेल
फिर भी देख सकती हैं। A mixture of two gases at constant temperature contain more molecules, two kinds. The first kind is M1 and RMS speed C1, एंड जो सेकंड है उसका क्या है, M2 है, और उसकी स्पीड जो है, स्पीड उसकी है C2. द रेशियो ऑफ C1 C2 इज गिवन बाय, तो मास और वेलोसिटी जो है गैस का, उनका रिलेशन भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जहां पर इसका आंसर बनता है M2 बाय M1, C1 बाय C2. ये जो स्पीड है इनकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके मैसेज के साथ, ना कि डायरेक्टली proportional. M1 is inversely proportional to C1 and M2 is inversely proportional to the C2. आपने इसको निकाल के देख लेना है, ठीक है। और ये कई जो है सॉल्यूशन के अंदर इसका आंसर इवन गलत भी है। कहीं स्टेटमेंट का भी फर्क आ सकता है, आपने स्टेटमेंट भी देख लेनी है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट आई है वो क्या है, असल फिर उसके अंदर कंसेप्ट क्या है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरा गौर से देखें। ये भाई आपको क्या दिया हुआ है, उसने एक फंक्शन दिया हुआ है v इज इक्वल टू 4 माइनस टी। आप यहाँ पर अगर आपको लेना चाहिए v जीरो, यहाँ पर आप जो इनिशियल वेलोसिटी लेना चाहें तो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, v को अगर आपने टाइम के साथ देखना, t यहाँ पर आप जीरो करेंगे, v जीरो इज द वेलोसिटी व्हेन टाइम इज जीरो, और वो आपके पास आ जाएगी 4। यहाँ पर आप टाइम जीरो कर रहे हैं तो वो आपके पास आ जाएगी 4। where t use the time from fixed point, then acceleration of the particular after 4 सेकंड। अब इसमें 4 सेकंड के बाद उसने कहा है कि भाई इसका निकालना, इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, vi is 4, then vf, what is vf, vf क्या बनेगी इसकी, अगर हम इसका vf देखना चाहें तो इसकी vf बनेगी 4 माइनस 4 स्क्वेयर, t की जगह 4 पुट किया तो ये हमारे पास आ गई, दैट इज माइनस, ये हमारे पास आ गया -12, 4 माइनस 16 दैट इज -12। अब आप क्या करें, अब आप इसको देखेंगे कि इसका आंसर क्या निकलेगा। एक्सीलरेशन है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। ये क्वेश्चन जो है कई बच्चों को तंग किया, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था जितना बच्चों को इसने परेशान किया। तो इसके अंदर अगर आप देखें, दैट इज 4, that is 12 minus 12, vf is minus 12, and vi is minus into 4 divided by 4, और ये अगर आपके पास देखिए आंसर आया -16/4, -16/4, और ये आया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन दैट इज डेल्टा। ठीक है, -16/4 आपके पास आंसर आ गया डेल्टा। तो ये एक ऐसा एमसीक्यूज था जिसके अंदर कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, बड़ी सिंपल सी बात थी। आपने पहले vi ले लेना, उसको 0 के ऊपर ले लेना, फिर आपने कहाँ पर 4 के ऊपर लेना था। और भी इसका मेथड होगा कुछ सॉल्व करने का, लेकिन ये भी इसका एक आसान मेथड है। इसके अलावा जो मैथ वाले हैं वो यहाँ पर एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिनको मैथ सारी बात आप लोगों ने पढ़ी है। एक्सेलरेशन का जो डेरिवेटिव होता है v बाई टी, वो किसके बराबर, वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होता है d v बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन का जो ऊपर सामने दिया हुआ है, इसका आप डेरिवेटिव लेके t इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, आपके पास फिर ऑप्शन यही आ जाएगा, फिर आपके पास आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 नहीं पुट करना, यहाँ पर इसका डी वी बाई डी टी एक यहाँ पर बनेगा, और आपको पता है 4 का 0 आ जाएगा, और ये बनेगा आपके पास -2t, और जो -2t के साथ फिर आप इसको डील करेंगे। इन केस ऑफ -2t, ये आप लोगों के जिम्मे टास्क है, आप लोगों ने इसको देख लेना कि इसके साथ डेरिवेटिव जब आप इसका ले रहे हैं तो फिर क्या इसका आंसर आ रहा है। The maximum value if drag force on object is 9.8, आपको पता है 9.8 है।
ये इज इक्वल टू वेट के बराबर होगी, और जो डायरेक्ट फोर्स जो मैक्सिमम होती है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड रिमेन कांस्टेंट इफ नो टॉर्क। नो टॉर्क अप्लाई है, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। नो टॉर्क का मतलब है, नो टॉर्क का मतलब है टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। नो टॉर्क का मतलब है देयर इज नो एंगुलर एक्सीलरेशन। नो एंगुलर एक्सीलरेशन। एक और चीज़ है, एक्सीलरेशन तो इन्होंने पूछी नहीं है, एंगुलर मोमेंटम इन्होंने पूछा है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब अगर आप इसे गौर से देखें, अल्फा अगर क्या है भाई, अल्फा अगर 0 है, तो इसका एक बात यही समझ आती है कि अल्फा जो बराबर है, ये अब किसी किसी को समझ आएगा कोई, लेकिन इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अक्सर को समझ आ जानी चाहिए। डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अब ये डेल्टा ओमेगा क्या चीज़ है, डेल्टा ओमेगा 0 है। डेल्टा ओमेगा 0 होने का क्या मतलब है, डेल्टा ओमेगा 0 होने का मतलब, क्यों ये 0 है, क्योंकि अल्फा 0 है। डेल्टा ओमेगा 0 होने का मतलब है कि क्या चीज़, आपका ओमेगा कांस्टेंट है। जब आपका ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। पीछे ये भी कांस्टेंट होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आता है बी, एंगुलर मोमेंटम। इतनी थोड़ी सी कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक फार्मूले से दूसरी तरफ जाना और फिर देखना उसको, तो उम्मीद है ये सबको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉकेट, अच्छा, propulsion इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, एक वर्ड है एनर्जी, दूसरा है मैथ, तीसरा है मोमेंटम, चौथा है चार्ज। तो यहाँ पर इसकी जो बेहतर ऑप्शन है, जो बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है, दैट इज द मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आप ये कहें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्यों नहीं फॉलो करता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, लेकिन जो है, जो जिसके ऊपर ये बेस है, वो एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। क्योंकि आपको पता है ये अपना जो मैस है उसको इजेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, उसकी बेस पे ये आगे मूव कर रहा होता है। तो ऑप्शन सी इज more appropriate and written in your book. The time required to pendulum at the center of earth, टाइम पीरियड इसका देखिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर क्या है, एल के ऊपर फर्क पड़ता है, लेंथ के ऊपर नो, जी के ऊपर। जी क्या हो जाती है, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर, जी इज एक्चुअली, जी आपकी सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर 0 होती है या इनफाइनाइट होती है, यही आपका यहाँ पर कंसेप्ट है, ठीक है। तो जी जो है सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर आपकी क्या होनी चाहिए, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे क्या कहेंगे। इक्वेटर के ऊपर आपको पता है जी इज 9.8, पोल के ऊपर, यानी जाहिर बात है कि जो आपको नज़र आ रहा है, तो उसके ऊपर ये है आपका, दैट इज मैक्सिमम। और जब आप सेंटर के ऊपर चले जाएंगे, इट विल बिकम 0। अब जब सेंटर के ऊपर चले गए, इनफाइनाइट नहीं हुई, ये 0 हो गई, सेंटर पे जाते हुए फार्मूला भी चेंज हो जाता है। अब जब ये आपकी 0 हो जाती है, आपका टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर टाइम पीरियड शुड बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी, ठीक है। अब आपने देखना जी इनफाइनाइट कहाँ पर होती है, ये आपके जिम्मे टास्क है। आप इसे देख, द वेवलेंथ ऑफ वेव इज 5000 एंगस्ट्रॉन। अभी एंगस्ट्रॉन क्या है, 500 इंटू 10 रेस 5000 इन 10 रेस टू पावर माइनस 10 इन 10 रेस टू पावर माइनस 10। हमें पता है कि हमारे पास विजिबल जो रीजन है 400 से लेके 750 या 800 नैनोमीटर तक है। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर लेके आए, तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसको नैनोमीटर में लेके आना है, अगर आप इसे नैनोमीटर में लेके आएंगे, तो आप इसके 0 को यहाँ पर प्लेस कर रहे होंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर। जब आप इसको 500 नैनोमीटर कर देंगे, तो इस ये बन जाएगा आपका विजिबल रीजन, क्योंकि आपको पता है 400 से विजिबल, तो इसका ऑप्शन होता है सी। आपने इसको मजीद डिटेल से देख लेना है, वो कई बुक के अंदर इसका जो कई सॉल्व किया हुआ है, वहाँ पर इंफ्रारेड रखा हुआ है। इंफ्रारेड के लिए ज़रूरी ये है कि आप उसको एक दफ़ा तफसील से बैठ के देख लीजिएगा, 800 नैनोमीटर से उसकी ज़्यादा हो, जिसकी भी 850 या 800 नैनोमीटर से ज़्यादा आएगी,
आफ्टर द रेड इज इंफ्रारेड, बिफोर द वायलेट इज अल्ट्रावायलेट। ये आपने एक नजर देख लेना सबने, तो कई इन्होंने लिखने वालों ने इसका आंसर इंफ्रारेड रखा हुआ है। आपने एक नज़र फिर तफसील से देख लेना है, अगर आपको लगे तो काइंडली आपने कमेंट कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जब एक जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको हम सेल्फ एडजस्टिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो जो है रेजिस्ट करती है, हम उसको मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो स्टैटिक में हमारा क्या है, जो हमें पर लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है हमने, वहाँ पर ये एक्चुअली स्टैटिक आपकी फ्रिक्शन वो इंक्लूड होती है, वो वहाँ पर डील कर रही होती है। तो ना लिमिटिंग, ना डायनामिक, ना स्लाइडिंग, इसका आंसर है स्टैटिक। और ये क्वेश्चन 3 दफा रिपीट हो चुका है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। अ बॉडी अब्सॉर्ब हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये आपकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट के अंदर भाई वो क्या कर रहा होता है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा होता बल्कि हीट वहाँ पर एब्सॉर्ब हो रही होती है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट, इसका आंसर है स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। अब यहाँ पर इसको देखिए भाई, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम क्या है, किसी ने जल्दी से देख के यहाँ से लगा दिया 332। इसकी स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल भी नहीं करता, तो इसका ऑप्शन है, यहाँ सिर्फ एक रॉकेट साइंस नहीं है, एक छोटा सा लॉजिक है, ऑप्शन है इसका सी। ठीक है। मोस्ट आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर इज विच वन, लोअर द साइज, जिसका साइज सबसे कम होगा, जिसमें जो है जिसकी जो है बॉन्ड जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, ये आपकी केमिस्ट्री से रेलिवेंट सवाल क्वेश्चन है, तो वो आपकी हीलियम है। हीलियम कंप्लीट भी है, हीलियम की शेल भी कंप्लीट है। ठीक है, तो सॉरी, दिस इज नॉट हीलियम, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्योंकि ये इसका साइज छोटा है। ठीक है, आपको पता है नोबल गैसेस आपकी जो है, नोबल गैसेस जो आपकी हैं वो है हीलियम, नियोन वगैरह। लेकिन ये जो आपका हाइड्रोजन यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आइडियल क्यों लिखा हुआ है, ड्यू टू इट्स साइज। ये फिजिक्स से ज्यादा एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन है डेल्टा। When spectrum of hydrogen atom is taken in magnetic field, some new lines are created. This is called Zeeman effect. ये कहलाता है Zeeman effect। ये बुक की लाइन है और डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। द बॉल पॉइंट फंक्शन ये किसके ऊपर जी करता है, ये सरफेस टेंशन के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स, कई लोग इसके अंदर कंफ्यूज करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर है, नहीं, इसका जो बेटर और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है दैट इज द सरफेस टेंशन अदर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर आप इसके ऊपर डिबेट देखें तो बड़ी लंबी डिबेट मिलेगी। कई लोग कह रहे होंगे कि आंसर इसका सी होना चाहिए, ग्रेविटेशनल। लेकिन जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जो ये वो मेजर है, वो जो इसको डील कर रहा है, दैट इज सरफेस टेंशन, वो सरफेस टेंशन है। ठीक है, ये था जी 2015 का पेपर। हमने कोशिश की है कि हम इसे अच्छे तरीके से रिवाइज करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।